हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का 4th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के इंटेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो 14 वीडियोज़ थे उसमें हमने एनसीईआरटी के जो नोट्स वाला पोर्शन है उसको कवर कर लिया है। ये इस चैप्टर का इंटेक्स्ट क्वेश्चन वाला वीडियो होगा और इसके बाद लास्ट वीडियो और होगा जिसमें हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पार्ट 15। एनसीईआरटी पेज नंबर 4 की जो क्वेश्चन आंसर उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच हैज़ द फॉर्मूला CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपको दिया गया है CO2, तो इसका आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। आपको पता होगा कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनको हम 4 क्रॉस से दिखा देते हैं। डॉट भी लिख सकता है, इसकी जगह डॉट भी दिखा सकते हैं। तो ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। वैसे ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। दूसरा ऑक्सीजन लेंगे हम, उसके भी 6 होंगे। 1 2 3 4 5 6। तो ये ढंग से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये ऑक्सीजन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इसके अपने थे और 4 इलेक्ट्रॉन किससे आएंगे, 2 ऑक्सीजन एटम से और 2 इस ऑक्सीजन एटम से। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। ऑक्सीजन के भी इलेक्ट्रॉन 8 हो गए और दोनों ने क्या कर दिया, दोनों एटम जो स्पीसीज थी उन्होंने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया। तो इस ढंग से हम कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, what would be the electron dot structure of a molecule of sulfur which is made up of 8 atoms of sulfur। ठीक है, सल्फर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाना है जो कि 8 सल्फर एटम से मिलकर बना हुआ है। द 8 हिंट दिया आपको, द 8 एटम्स ऑफ सल्फर आर ज्वाइंट टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। ठीक है, एक रिंग के फॉर्म में इसको ज्वाइन किया जाता है। तो बता देता हूँ कैसे ड्रॉ किया जाता है इसको। एक सल्फर हो गया, दूसरा सल्फर, तीसरा सल्फर, चौथा सल्फर, फिफ्थ सल्फर, 6th 7th 8th। ठीक है, तो 8 सल्फर आइटम हमने ड्रॉ कर लिए। अब इनको, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो रिंग पकड़ स्ट्रक्चर होता है, क्राउन स्ट्रक्चर बोला जाता है इसको। और सल्फर के ऑटोमोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम इस सल्फर फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन हमने ये इसके दिखाए। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो पहले वाले सल्फर के 8 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए हमने। दूसरे वाले सल्फर के भी 8 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं हम। देखो 1 2 2 3 4 5 6। ठीक है, वैसे इस सल्फर के भी 1 2 3 4 3 हो गई, 4 5 6। ऐसे हम सब प्रत्येक सल्फर के इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। इस सल्फर के इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक सल्फर के दिखाना है हमें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या सल्फर के इलेक्ट्रॉन दिखाए पहले वाले। ठीक है, थोड़ा स्ट्रक्चर बन रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को हम इससे बॉन्डेड कराएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्डेड कराएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, इस सल्फर के ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसका इलेक्ट्रॉन हम यहाँ दिखा देते हैं इसके साथ एक 4 5 6। ठीक है, इसके सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए हमने। इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5
6, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया। इसका एक इलेक्ट्रॉन आएगा और इस सल्फर का भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इसको हम इससे डॉट दिखा दें, ये वाला इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इस सल्फर के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन हम यहाँ दिखा दिया। तो ये इस सल्फर के एटम पूरे हो गए। उसके बाद इसका ये इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्डेड होगा, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन एक हम इससे के साथ बॉन्डेड दिखा देते हैं, ये थोड़ा सा इस ढंग से बॉन्डेड दिखा देते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन लिया हमने, एक वाला इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है। उसके बाद हम इसको इस सल्फर एटम से दिखा देते हैं, इस सल्फर एटम से, और इसके बाद ये वाला जो लास्ट वाला एटम होगा इसको हम यहाँ बॉन्डेड कर देते हैं। तो इस ढंग से क्या बनता है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनता है। इस सल्फर जो पहला वाला सल्फर इसको काउंट करें, तो ये वाले सल्फर को अगर हम काउंट करें तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो 2 2 4 5, वापस देखिएगा 2 3 3 2 5 और एक इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्डेड है 6, 7वां हो जाएगा, 8वां हो जाएगा। तो इस ढंग से इसका स्ट्रक्चर पॉसिबल बनेगा। तो ये सल्फर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनता है। इस ढंग से हम इसको बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो इसको बोला जाता है रिंग पकड़ स्ट्रक्चर, ठीक है, या क्राउन स्ट्रक्चर के नाम से इसको जाना जाता है। सल्फर के इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन सल्फर पे कितने थे, 6, तो उसके बेस पर हम इसको बॉन्डेड करा सकते हैं, ठीक है। तो इस ढंग से सल्फर के बॉन्डेड पॉसिबल जाते हैं। अगर हम इसको बनाएंगे तो इस ढंग से बनाया जाता है। इस सल्फर आइटम को थोड़ा सा नीचे दिखाती है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इस ढंग से इसका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। बचे हुए इलेक्ट्रॉन, एक तो ये दिखा दिया आपने, बचे हुए इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो इस सल्फर के 6 थे, एक इधर बॉन्डिंग में गया है, एक इधर बॉन्डिंग में गया है, ठीक है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं हम, केवल जो सल्फर के बचे हुए लोन पे इलेक्ट्रॉन है उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस ढंग से भी आप इसको दिखा सकते हैं। तो रिंग स्ट्रक्चर या क्राउन स्ट्रक्चर के नाम से इसको जाना जाता है, सल्फर का स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास पॉसिबल आंसर होगा। एनसीईआरटी पेज नंबर 11 के आंसर देखते हैं हम। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। पेंटेन का आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने। पेंटेन का जो फॉर्मूला होता है C5H12 होता है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है। एक स्ट्रक्चर आइसोमर्स तो इसका हमने दिखा था स्ट्रेच चेन, ठीक है, नॉर्मल जो आइसोमर्स को तो हमने दिखा रखा है। उसके अलावा CH3 CH2 CH3 CH3, एक आइसोमर्स इसका ये होगा, ठीक है। आइसोब्यूटेन के नाम से जाना जाता है इसको। 2 आइसोमर्स हो गए। तीसरा एक मैं और बनाता हूँ, CH3 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 CH3, ठीक है। तो ये तीसरा आइसोमर्स हो जाएगा इसका। तो इसके 3 आइसोमर्स पॉसिबल है। एक तो यही दिखा दिया, एक ये वाला दिखा रखा है, एक इससे पहले हमने ड्रॉ किया था। तो टोटल 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इसके पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन व्हिच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस, ठीक है। कार्बन की एक वो प्रॉपर्टीज बनानी है जिससे कि कार्बन क्या बनाता है, बहुत सारे कंपाउंड को फॉर्म करता है। आपने देखा होगा कार्बन के बहुत ज़्यादा कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म किए जाते हैं। तो वो किस प्रॉपर्टीज के बेस पे बनता है, तो उसको एक्सप्लेन करना है। आंसर देखिएगा, द 2 प्रॉपर्टीज 2 फीचर्स ऑफ कार्बन दैट गिव राइज टू अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर एज फॉलोज। पहला कैटिनेशन, इट इज़ द एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन के दूसरे कार्बन से बॉन्डिंग की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको हम कैटिनेशन के अंतर्गत रखते हैं, श्रृंखलन बोलते हैं इसको हिंदी में। दूसरा टेट्रावैलेंसी, विद द वैलेंस ऑफ 4 कार्बन इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स, ठीक है। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन होने के बेस पे दूसरे कार्बन एटम से कार्बन एटम से 4 तरीके से क्या करता है, बॉन्डिंग। तो इसकी बेस पे एक क्या हमने कैटिनेशन, दूसरा टेट्रावैलेंसी की बेस पे कार्बन बहुत सारे कंपाउंड को फॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा, C5H10। तो ये साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला होगा। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से तो क्या सिंगल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होगा, ठीक है, ये वाला इस ढंग से बॉन्डेड होगा। अब बचे हुए में क्या हुआ, देखो एक यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, देखो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये वाला पार्ट, इसके साथ हाइड्रोजन होगा, ये इसके साथ भी हाइड्रोजन होगा, ये इस कार्बन की दिखाएं तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसके साथ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से दिखा रहे हैं। तो ये वाला पार्ट, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन, ये डॉट, ठीक है। वैसे इस कार्बन के साथ भी
ये इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन, ये वाले तो इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस कार्बन के साथ ये डॉट, ये वाला पॉसिबल हो जाएगा। ये कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन दिखा दिया हमने, इस कार्बन के साथ भी ये हाइड्रोजन दिखा देंगे। इस कार्बन की बात करें तो इसके साथ भी ये हाइड्रोजन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन, वैसे ही ये हाइड्रोजन एटम, ये इसका इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन इलेक्ट्रॉन। तो इस ढंग से क्या बनेगा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखो डबलेट सिस्टम हाइड्रोजन का पूरा हो गया ना, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, ये वाला। तो इस ढंग से हम इसको पॉसिबल बनाते जाएंगे, ठीक है। साथ प्रत्येक हाइड्रोजन एटम से दो दिखा देंगे, तो प्रत्येक जो कार्बन और हाइड्रोजन है उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो इस कार्बन को काउंट करें, मान लो ये कार्बन नंबर 1 कहा हमने इसको, ठीक है। तो इसके कितने थे, 4 अपने होते हैं। 5वां इस सिंगल बॉन्ड से आएगा इलेक्ट्रॉन, 6ठा इस सिंगल बॉन्ड से आएगा इलेक्ट्रॉन, 7वां ये हाइड्रोजन एटम से ये वाला इलेक्ट्रॉन आएगा, 8वां ये हाइड्रोजन एटम से ये वाला इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो इस ढंग से हम साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम साइक्लोपेंटेन का बना सकते हैं। ये सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनेंगे, प्रत्येक के साथ एक एक हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड रहेगा। तो ये इस ढंग से हम इसको पॉसिबल बनाएंगे, और 3 कार्बन एटम से भी इसी तरह का आप हाइड्रोजन एटम को अटैच करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो ये हमारे पास इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर इथेनोइक एसिड CH3COH। इससे भी ओपन करना चाहो तो इस कार्बन एटम को C हाइड्रोजन 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 कार्बन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ऐसे भी दिखा सकते हैं। सारे बॉन्ड हमने ओपन करके दिखा दी, तो आप जैसे बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। अगला हमारे पास है ब्रोमोपेंटेन। 5 कार्बन एटम होंगे, ब्रोमो का मतलब क्या है 5, ब्रोमोपेंटेन है तो एक के साथ क्या होगा ब्रोमीन। बचे हुए जहाँ पर भी कार्बन की वैलेंसी कम हो रही है उसके साथ हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो ये हमारे पास पॉसिबल हो जाएगा। दूसरा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसके साथ भी हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो ये किसका है, ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सबसे पहले आपको 5 कार्बन एटम लिखा देने हैं, फिर उसके बाद एक ब्रोमीन एटम दिखा देना है, फिर उसके बाद बचे हुए जो कार्बन की वैलेंसी होगी वो हाइड्रोजन एटम से सेटिस्फाइड होगी। इसके पे एस्ट्रिक लगा हुआ है, इसको देखिएगा। आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है या नहीं है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है। देखो ये हमारे पास नॉर्मल क्या है, ब्रोमोपेंटेन। इसके बाद हम दूसरा बनाते हैं। देखो यहाँ पर देखिएगा Br की जो पोजीशन है वो Br की पोजीशन इस कार्बन एटम पहले कार्बन एटम के साथ है, ठीक है। इसके बाद हम इसका दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखिएगा इस Br को यहाँ से हटा दो, इस नंबर पर लगा दो, दूसरे नंबर पर हो गया ना, क्योंकि कार्बन नंबर 1 ये होगा, ये कार्बन 1 2 3 4 5, तो ये इसको पॉसिबल होंगे। तो अब इसको हमने पहले पोजीशन से हटा के दूसरे पर लगा दिया। अब इसके साथ भी आप हाइड्रोजन जोड़ देंगे प्रत्येक के साथ। अब ये हाइड्रोजन जोड़ा, ये हाइड्रोजन, इसके साथ भी हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो ये सबके साथ पॉसिबल होगा। ये हमारे पास जो नाम है इसका 2 ब्रोमोपेंटेन होगा। इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमोपेंटेन। इसके बाद एक पॉसिबल और है, हम उसको भी बना देते हैं। ब्रोमीन को अब हमने तीसरे कार्बन एटम के साथ जोड़ दिया, 1 2 3, कहीं से भी कर लो, दोनों तरफ से तीसरे पर ही आएगा। तो ये अब बचे हुए पे क्या जोड़ देंगे हम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जोड़ दिया। जितने भी पॉसिबल अब कार्बन एटम है तो प्रत्येक कार्बन एटम के साथ क्या जोड़ दिया हमने, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो ये इस ढंग से क्या बनेगा, ब्रोमोपेंटेन। इसका नाम क्या होगा, 3 ब्रोमोपेंटेन। तो ये हमारे पास क्या है, ब्रोमोपेंटेन की पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमने एग्जिबिट दिखाया यहाँ पर कि कैसे इसके पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनते हैं। दूसरा ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन है तो हमारे पास क्या, कीटोनिक ग्रुप, 4 कार्बन एटम है। ब्यूटेनोन में कितने कार्बन एटम होंगे, 4। इसके साथ O, अब बचे हुए के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन हम जोड़ देंगे। तो ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम, कार्बन की वैलेंसी जो सेटिस्फाइड होगी किससे होगी, अब हाइड्रोजन एटम से। तो ये हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम। तो ये क्या हमारे पास ब्यूटेनोन का स्ट्रक्चर है। ब्यूटेनोन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। तो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप इसमें पॉसिबल है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ब्यूटेनोन का स्ट्रक्चर। चलिए अब दूसरा देखते हैं। अगला है हमारे पास हेक्सेनल। हेक्सेनल का मतलब क्या है, हेक्स का अर्थ क्या होता है 6,
1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम जोड़ दिए। हेक्सेनल है तो इसका मतलब कौन से फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप। प्रत्येक कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, ये वाला पार्ट। अब बचे हुए हाइड्रोजन के साथ क्या जोड़ देंगे हम? बचे हुए कार्बन के साथ हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे बैलेंस से सेटिस्फाइड करने के लिए। तो इसके साथ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 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 प्रत्येक के साथ बचे हुए में हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन कैपिटल लेटर में होगा, याद रखिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन को जब भी लिखते हैं हम किस में? कैपिटल लेटर के साथ इसको राइट किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या होगा? हेक्सेनल। ठीक है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर? एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप में आईपीएससी क्या वर्ड यूज किया जाता है? अल। ठीक है, तो ये हमारे पास हेक्सेनल का फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन 5, हाउ डू यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, आपको ये कंपाउंड दिया गया है तो इसका आपको नेम सजेस्ट करना है। पहला CH3CH2Br, तो इसका नेम क्या होगा? ब्रोमोइथेन। ठीक है, आंसर दिया गया इसका क्या होगा? ब्रोमोइथेन। दूसरा हमारे पास है HCHO। HCHO कॉमन नेम किया जाता है? फॉर्मेल्डिहाइड। कॉमन नेम क्या है इसका? फॉर्मेल्डिहाइड। आईपीएससी क्या बनेगा इसका? मिथेनल। अगला हमारे पास है CH3CH2CH2CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो कार्बन नंबर काउंट कर लो इसमें 1 2 3 4 5 6। तो कितने कार्बन है टोटल? 6। तो इसका और ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड हेग्ज। 6 के लिए क्या बोलते हैं हम? हेग्ज। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए आइन वर्ड यूज किया जाता है, हेक्साइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्साइन। अगला हमारे पास है पेज नंबर 14 के आंसर देख रहे हैं हम। विच इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इथेनॉल से आपको क्या बनाना है? इथेनोइक एसिड बनाना है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंतर्गत आता है। तो आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हमारे पास? केमनोफोर आता है या फिर हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट आता है। ठीक है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये अल्कलाइन केमनोफोर का यूज किया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा, तो ऑक्सीजन क्या कर देता है? इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ये ऑक्सीजन आता है कहाँ से? पोटेशियम परमैंगनेट से या पोटेशियम डाइक्रोमेट से आएगा। Since the oxidation conversion of ethanol to ethanoic acid involves the addition of oxygen to ethanol, it is a oxidation reaction। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ से कहा हमने? केमनोफोर, पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज किया था। तो आपके सिलेबस में पोटेशियम परमैंगनेट है, अल्कालाइन पोटेशियम परमैंगनेट, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो ओ लिख देंगे हम यहाँ पर, या केमनोफोर लिख सकते हैं। तो उसके बाद आपको इथेनोइक एसिड फॉर्म किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न्ट फॉर वेल्डिंग। कैन यू टेल वाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड। ठीक है, वेल्डिंग में आपको किसका? इथाइन का यूज किया जाता है। ठीक है, वेल्डिंग के लिए आपको क्या करना है? इथाइन और ऑक्सीजन को, एयर को क्यों गर्म नहीं किया जाता? ऐसे इसके पीछे क्या रीजन है वो देना आपको। तो हमारे पास रिएक्शन क्या पॉसिबल? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन प्लस O2 इज इक्वल टू क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O, और इसमें क्या निकलेगी? ह्यूज अमाउंट की एनर्जी बाहर निकलेगी। तो इसी के बेस पर आपको उसको एक्सपेरिमेंट पार्ट दिया गया, देखिएगा। व्हेन इथाइलिन इज बर्न्ड इन एयर। ठीक है, अगर आप क्या करेंगे? इथाइलिन को एयर में बर्न करेंगे, इट गिव्स अ सूटी फ्लेम। ठीक है, कैसे देता है? एक धुएंधार ज्वाला के साथ जलता है। दिस इज ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन कॉज्ड बाय लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। क्योंकि यहाँ पर क्या है? इनकम्प्लीट कंबशन है, ऑक्सीजन का पूर्ण रूप, ऑक्सीजन की हम पर्याप्त मात्रा में नहीं दे रहे, तो इसका मतलब क्या होगा? अपूर्ण दहन होगा। ठीक है, हाउएवर इफ इथाइन इज बर्न्ड विद ऑक्सीजन इट गिव्स ए क्लीन फ्लेम विथ टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस बिकॉज ऑफ कंप्लीट कंबशन। जब इथाइन को, ठीक है, एयर के साथ बर्न्ड विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है, इट गिव्स ए क्लीन फ्लेम। ठीक है, ये क्या देगा आपको? एक शुद्ध ज्वाला देगा, जिसका तापमान कितना होता है? लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? कंप्लीट कंबशन, पूर्ण रूप से इसका दहन हो जाता है। दिस ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग। यह जो ऑक्सी एसिटाइलिन जो फ्लेम होगी, इसका यूज किसके लिए किया जाता है? वेल्डिंग के लिए किया जाता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अटेन सच हाई टेम्परेचर। इतना ज़्यादा उच्च तापमान हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम इसको अटेन कर सकें विदाउट मिक्सिंग ऑक्सीजन। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के इतना हाई टेम्परेचर को अटेन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। दिस इज द रीजन वाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड। इसलिए हम इथाइन और एयर का मिक्सचर यूज नहीं करते। ठीक, कितना? 300 डिग्री सेल्सियस अपने आप में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। तो इस टेम्परेचर पे जाने के लिए हम वेल्डिंग करने के लिए तब जाके इस मिक्सचर का यूज किया जाता है। एनसीईआरटी पेज नंबर 17, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन एल्कोहल एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देख रहे हैं आप,
We can distinguish between an alcohol and a carbolic acid on the basis of their reaction with carbonate and hydrogen carbonate. ठीक है, आपको अल्कोहल और इथेनॉल सॉरी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप उसको सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा के कर सकते हैं. एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव्स इवॉल्व CO2 गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. ठीक है, जो एसिड होता है कौन सा ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप COH. तो एसिड में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की बदल कर देती है. ठीक है, इट टर्न्स लाइम वाटर टू मिल्की. रिएक्शन देखिएगा मेटल कार्बोनेट्स या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, तो ये जनरल है. मेटल कार्बोनेट जैसे हमारे पास क्या Na2CO3 या मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट क्या होगा NaHCO3, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, हम बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है इसको. तो हमारे पास क्या है, मेटल के कार्बोनेट और मेटल के बाइकार्बोनेट प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या लिया आपने, RCOOH ले लिया. ठीक है, RCOH लिया आपने. इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो सॉल्ट, क्रॉसपॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा, जो मेटल लेंगे हम उसका, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और वाटर निकलेगा. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर में पास करेंगे तो लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा. अल्कोहल ऑन द अदर हैंड डू नॉट रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, अल्कोहल इस तरह की अभिक्रिया को नहीं देता है, तो इसको हम इस रिएक्शन की सहायता से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, आपको उसके बारे में लिखना है. Some substances such as alkaline potassium permanganate and acidified potassium dichromate are capable of adding to other oxygen to others. This is known as oxidizing agent. ठीक है, आपको क्या है, अल्कलाइन केमनोफोर और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट. पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2Cr2O7. ये क्या करते हैं, इनमें कैपेबिलिटी होती है कि ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर सके, ऑक्सीजन दे सके. तो इसलिए हम इन कंपाउंड्स को, इस तरह के जो सब्सटेंसेज होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से इनको जाना जाता है. पेज नंबर 19 के क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम. वुड यू एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग अ डिटर्जेंट. ठीक है, आप डिटर्जेंट की सहायता से हार्ड वाटर को चेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आपसे पूछा गया है. डिटर्जेंट्स आर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड. जो डिटर्जेंट है हमारे पास वो क्या है, अमोनियम और सल्फोनेट के क्या होते हैं, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं. अनलाइक सोप दे डू नॉट रिएक्ट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन हार्ड वाटर टू फॉर्म स्कम. ठीक है, हमारे पास क्या होता है, सोप की तरह ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस से रिएक्शन नहीं कर पाते, हार्ड वाटर से रिएक्शन नहीं, दे डू नॉट रिएक्ट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिएक्शन नहीं करेंगे. आयन प्रेजेंट इन हार्ड वाटर टू फॉर्म स्कम. ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिएक्शन नहीं कर पाते हैं जिससे कि स्कम फॉर्मेशन होती है. आपको याद होगा सोप क्या कर देता है, हार्ड वाटर में स्कम फॉर्मेशन कर देता है. तो जो डिटर्जेंट है वो स्कम फॉर्मेशन नहीं कर पाते. दे गिव अ गुड अमाउंट ऑफ लेथर इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द वाटर इज हार्ड और सॉफ्ट. यह अच्छी मात्रा में, गुड अमाउंट में क्या कर देता है, झाग उत्पन्न कर देता है. लेथरिंग की जो प्रोसेस है, ठीक है, लेथरिंग की जो प्रोसेस, लेथर जो बोलते हैं, तो उसके साथ हार्ड वाटर हो चाहे सॉफ्ट वाटर हो, तो ये जो डिटर्जेंट होते हैं ये अच्छी मात्रा में क्या कर देते हैं, वहाँ पर झाग बना देते हैं. दिस मीन्स दैट डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड इन बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डिटर्जेंट है उसका उपयोग हार्ड और सॉफ्ट वाटर दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है. देयरफॉर इट कैन नॉट यूज टू चेक वेदर द वाटर इज हार्ड और वाटर सॉफ्ट, हार्ड और नॉट. इसलिए हम इसका उपयोग पानी कठोर है या मृदु है उसकी पहचान में नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 2. पीपल यूज अ वैरायटी ऑफ मेथड टू वॉश क्लॉथ्स. यूजली आफ्टर एडिंग द सोप दे बीट द क्लॉथ्स ऑन अ स्टोन और बीट इट with a paddle, scrub with a brush, or the mixture is agited in a washing machines. Why is agitation necessary to get clean clothes? ठीक है, तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से जो लोग बाग हैं वो कपड़ों को साफ करते हैं, तो इसके लिए जो पॉसिबल रीजन है, वाई इज एगिटेशन नेसेसरी टू गेट क्लॉथ गेट क्लीन क्लॉथ्स. ठीक है, तो वहाँ पर एगिटेशन क्यों किया जाता है या उसके लिए क्यों आवश्यक है कपड़ों को साफ करने के लिए, तो ये आपके बारे में इसको यहाँ पर आपने राय रखनी है. A soap molecule has two parts, namely hydrophobic and hydrophilic. अगर हम सोप की बात करते हैं तो सोप के जनरली दो पार्ट्स होते हैं, एक क्या होता है हाइड्रोफिलिक और दूसरा क्या होता है हाइड्रोफोबिक. आपको याद होगा हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स जो होते हैं उनके
टेल वाला पार्ट है। हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है वो हेड वाला पार्ट है, जिसमें एसिटेट आयन होता है। ये वाला एसिटेट नहीं, ये वाला पार्ट, ठीक है। उसमें सोडियम आयन भी होगा और नेगेटिव पार्ट भी होगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक आयन वाला पार्ट ये नेगेटिव पार्ट है और इसका पॉजिटिव पार्ट है। तो इस ढंग से इससे क्या होता है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन इसके साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोफिलिक पार्ट। विद द हेल्प ऑफ दीज इट अटैच टू द ग्रीसेस और डर्ट पार्टिकल्स एंड फॉर्म अ क्लस्टर कॉल्ड मिसेल्स। यह क्या रहता है, डर्ट पार्टिकल्स, इसके जो दो पार्ट्स हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है इसकी सहायता से ये ग्रीसेज और जो ऑयल पार्टिकल्स हैं या डर्ट पार्टिकल्स हैं उनसे अटैच हो जाता है और एक क्लस्टर फॉर्मेशन कर देता है, जिसे क्या बोलता हम, मिसेल्स बोलते हैं। दीज मिसेल्स रिमेन सस्पेंडेड एज अ कॉलॉइड। ये मिसेल्स अपने आप में क्या है, एक कॉलोडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं, कॉलोडियल पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं। टू रिमूव दीज मिसेल्स एंट्रैप्टिंग द डर्ट इट इज़ नेसेसरी टू एग्रीगेट क्लॉथ्स, ठीक है। तो इसलिए क्या रहता है, ये हमारे लिए नेसेसिटी आवश्यक है, ठीक है। मिसेल्स से क्या होगा, एंट्रैप्टेड द डर्ट, ठीक है, डर्ट से क्या करें, इंट्रैप्ट होंगे। इट इज़ नेसेसरी टू एग्रीगेट क्लॉथ्स, ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं, ठीक है। एगिटेशन पॉसिबल हो जाता है वहाँ पर, ठीक है, इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ पर, जिससे कि क्या होगा, जो कपड़े हैं वो आसानी से साफ किए जा सके। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब